यानी कि इस प्रकार का जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति का हमारे जैसे लोग क्या कर सकते थे? जो एक लड़ाकू विमान जो होता है, जो एयरक्राफ्ट होता है, उस एयरक्राफ्ट को, उस एयरक्राफ्ट की रिकॉग्निशन, उस एयरक्राफ्ट की आइडेंटिटी सिर्फ और सिर्फ उसकी आवाज को सुनकर बता देता है। None of us will ever forget to drowsy summer afternoon, which was such a turning point in the professor's life. अपन यहाँ थे और वह एक नींद से आने वाली जो गर्मियों के समय की दोपहर बाद का समय था, उस दोपहर बाद के समय को या उस दोपहर बाद को हम कभी नहीं भूल सकते, जो प्रोफेसर के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट था, प्रोफेसर के जीवन को बदलने वाला एक पॉइंट था। We were sprawling contently on the warm grass. लेखक कहता है कि we were sprawling contently on the warm grass. हम सूखी या जो गर्म घास थी उस पर संतोष के साथ बैठे हुए थे, लेटे हुए थे। स्प्रॉलिंग का मतलब होता है लेटना या बैठना। While Corporal Turnbull was taking a lesson on the hand grenade. और अब की बार जो अधिकारी था, जो ऑफिसर था, उसका नाम था कॉर्पोरल ट्रुनबॉल। तो कॉर्पोरल ट्रुनबुल जो था वो हमें एक लेसन दे रहा था, मतलब हमें प्रशिक्षण दे रहा था। प्रशिक्षण किस पर दे रहा था? प्रशिक्षण दे रहा था हैंड ग्रेनेड पर। हैंड ग्रेनेड पर हमें प्रशिक्षण दे रहा था। कॉर्पोरल ट्रुनबॉल वॉज ए यंग मैन। कॉर्पोरल जो ट्रुनबुल था वो एक युवा व्यक्ति था। बट ही वॉज नॉट अ मैन टू बी टेरिफाइड, टू बी ट्रिफ्लेड विद। लेकिन वो ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको अपन ट्रिफ्लेड ले सके। ट्रिफ्लेड विद का मतलब होता है हल्के में लेना, उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता था। हैड कम बैक फ्रॉम डंकरिंग, वह डंकरिंग से वापस आया था। विद ऑल हिज इक्विपमेंट करेक्ट एंड अकाउंटेड फॉर एंड हिज पेट किटन इन हिज पॉकेट। जो जितने भी जो इक्विपमेंट्स उसको लेसन के लिए चाहिए थी वो उसके हाथों में थे, और अपनी जो जेब थी उसके अंदर एक पेट किटन था। ही वॉज अवर हीरो। वास्तव में देखा जाए तो ट्रुनबुल जो था वो हमारा एक हीरो था। एंड वी यूज्ड टू टेल ईच अदर दैट ही वाज अ टफ, दैट ही वाज सो टफ दैट यू कुड दैट यू कुड हैमर नेल्स इनटू हिम विदाउट हिज नोटिसिंग इट। और हम एक दूसरे को कहते भी रहते थे कि कॉर्पोरल ट्रुनबुल एक इतना कठोर व्यक्ति है, इतना टफ व्यक्ति है कि आप अपने नाखूनों को भी नहीं जीत सकते बिना उसकी नजर से बचकर। कहने का मतलब इतना टफ व्यक्ति है जिसकी आप नजर से नहीं बच सकते। द आउटसाइड ऑफ ए ग्रेनेड एज यू कैन सी कॉर्पोरल टर्नबुल वॉज शाइन। कॉर्पोरल ट्रुनबुल जो था वो कह रहा था कि ग्रेनेड का जो बाहरी तरीका है या बाहरी जो साइड है is divided into a large number of fragments to assist segmentation. यहाँ देखिए फ्रेगमेंट्स का मतलब है टुकड़े और सेगमेंटेशन का मतलब होता है हिस्सों में टूट जाना। तो वो टर्नबुल कहता है कि एक हैंड ग्रेनेड जो होता है, एक हैंड ग्रेनेड जो होता है, उस हैंड ग्रेनेड छोटे छोटे टुकड़ों से बनकर मिलता है, और वो छोटे छोटे टुकड़ों से इसलिए मिलकर बनता है ताकि वो बहुत सारे टुकड़ों के अंदर टूट सके। 44 व्हाट्स दैट द कॉर्पोरल लुक्ड ओवर हिज शोल्डर्स। देखिए इतने में एक आवाज आई 44। इतने में आवाज क्या आई? 44। और जैसे ही वो आवाज आई तो जो कॉर्पोरल ट्रुनबुल था उसने अपने पीछे की तरफ देखा कि ये कौन है। 44 सेगमेंट्स द प्रोफेसर बीम्ड एट हिम। प्रोफेसर ने चमकते हुए खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सर 44 सेगमेंट्स होते हैं। कितने सेगमेंट्स होते हैं? 44 सेगमेंट्स होते हैं हैंड ग्रेनेड में। द कॉर्पोरल सेड नथिंग। कॉर्पोरल ने कुछ नहीं कहा। बट हिज ब्रो टाइटन्ड। लेकिन उसकी बोहें तन गई, मतलब गुस्सा हो गया। ही ओपन्ड हिज माउथ टू रिज्यूम। और जैसे ही उसने दोबारा बोलने के लिए अपना मुंह खोला, एंड by the way corporal, we were all thunderstruck.
जैसे ही उसने दोबारा बोलने के लिए मुंह खोला तो लेखक कहता है कि हम सब के सब आश्चर्यचकित थे। द प्रोफेसर वॉज स्पीकिंग अगेन। प्रोफेसर फिर बोल पड़ा, शुडंट यू हैव स्टार्टेड ऑफ विद द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेनेड। सर, क्या आप अपने भाषण को जो ग्रेनेड के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो 5 इसकी चारित्रिक विशेषताएं होती है, क्या उससे शुरू नहीं करोगे? Our instructor at the other camp always used to, you know, सर आपको पता है हमारे कैंप में जो दूसरा इंस्ट्रक्टर था वो हमेशा इसी कैरेक्टरिस्टिक के साथ हैंड ग्रेनेड की डेफिनेशन जो थी उसको शुरू करता था। In the silence that followed, a dark flush stained the tin of the corporal's face। और फिर बाद में इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? शांति छा गई और जो ट्रुनबुल का एक प्रकार से अपन कहें तो उसका जो काला सा रंग था, फ्लश स्टैंड द टेन ऑफ द कॉर्पोरल्स फेस, कॉर्पोरल का जो चेहरा था उस पर लालिमा का एक रंग फैल गया, मतलब एक दाग सा उसके चेहरे पर दिखाई देने लगा। हियर ही सेड एट लास्ट, और अब अंत में कहा, यू गिव दिस लेक्चर। उसने कहा ऐसे करो, ये भाषण तुम ही दो, खड़े हो जाओ। As if afraid to say anymore, जैसे कि मानो और कुछ कहने से कोई डरे, he tossed the grenade to the professor। यानी जैसे कि मान लो कुछ कहने से डरे भी नहीं, उसने जो उसके हाथ में ग्रेनेड था उसको प्रोफेसर की तरफ फेंक दिया और कहा कि लो, इसके ऊपर तुम ही भाषण दो। क्वाइट अनबेस्ड, बिना किसी संकोच के। क्वाइट अनबेस्ड का मतलब होता है बिना किसी संकोच के। प्राइवेट पुलिस क्लाइम टू हिज सीट, प्राइवेट पुलिस अपनी सीट से उठा, एंड विद द एयर ऑफ अ मैन कमिंग इनटू द birthright gave us an unexpected lecture on the grenade। और अपनी सीट से खड़ा हुआ, सीट से खड़ा होने के बाद जैसे कि मानो कोई सैनिकों की टोली उसका जन्मसिद्ध अधिकार हो, उस टोली को उसने बहुत ही प्रशंसनीय या एक्सेप्शनल का मतलब है प्रशंसनीय, उसने भाषण दिया ग्रेनेड के ऊपर। द स्क्वाड लिसन टू ए क्राउड, दूसरी बात देखिए, द स्क्वाड लिसन टू ए क्राउड, सैनिकों की टोली जो कि थोड़ी सी डरी हुई थी उसने इसको सुना। हॉरिफाइड काइंड ऑफ अ साइलेंस, एक प्रकार से डरा देने वाली सी शांति छा गई। कॉर्पोरल ट्रुनबुल stood and watched impassive except for a searching instances of gauge। ट्रुनबुल जो था वो खड़ा हुआ, watched देखा, impassive except of searching instances of gauge, उसकी जो दृष्टि थी वो बिना सोचे समझे, बिना किसी भावुकता के साथ, स्थिर दृष्टि के साथ वो देख रहा था। when the lecture was finished, जैसे ही भाषण खत्म हुआ, थैंक यू प्राइवेट पुलिस, धन्यवाद प्राइवेट पुलिस, फॉल इन विद अदर्स नाउ, अब अन्य लोगों के साथ जाके खड़े हो जाओ। he did not speak again until he had fallen in, were waiting to be dismissed, और तब तक वो कुछ नहीं बोला जब तक कि उसको इरादे पूर्वक विसर्जित नहीं किया गया। then he addressed us, इसके बाद में जो ट्रुनबुल था उसने हमें संबोधित किया। As some of you may have heard, he began deliberately, उसने सोच समझकर बोलना शुरू किया, जैसा कि तुम सब जानते हो। The platoon officer has asked me to nominate one of you for, उसने कहा कि हमारा जो प्लाटून ऑफिसर है उसने आप लोगों में से किसी एक व्यक्ति का नाम मुझे बताने के लिए कहा है, एक व्यक्ति के नाम को नॉमिनेट करने के लिए कहा है। He paused and looked lingeringly up and down the ranks as if seeking the confirmation of decision, और वह काफी देर तक इधर उधर देखता रहा, ऊपर नीचे देखता रहा, जैसे कि मानो वो अपना डिसीजन, जैसे कि मानो वो अपने डिसीजन के लिए कोई रैंक देख रहा हो। So this was the great moment, इसलिए ये एक बहुत ही बड़ा क्षण था। Most of us could not help glancing at private police, हम में से ज्यादातर जो लोग थे वो प्राइवेट पुलिस की तरफ देख भी नहीं पा रहे थे।
वो स्टेड रिजिडली टू अटेंशन, जो कि बिल्कुल कठोरता से सावधान की स्थिति में खड़ा था। रिजिड ली का मतलब है कठोरता से, और अटेंशन का मतलब होता है सावधान की स्थिति। एंड स्टेड स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम विद एन एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ कॉन्शियस इनोसेंस, और वह सीधा जो ट्रुनबुल था, उस ट्रुनबुल की आंखों में ऐसे देख रहा था जैसे कि मानो कोई उसकी भाव भंगिमा या उसका कोई भोलापन हो। फॉर परमानेंट कुक हाउस ड्यूटीज, मेरे को जो हमारा प्लाटून का ऑफिसर है, ट्रुनबुल बोला, उसने परमानेंट कुक हाउस में सर्विस करने के लिए एक व्यक्ति के नाम को नॉमिनेट करने के लिए कहा है। I have decided that private police is just the man for the job, और मैंने ये निश्चय कर लिया है कि प्राइवेट पुलिस इस जॉब के लिए सबसे अच्छा रहेगा। Of course it was a joke for days afterwards, हालांकि इसके कुछ दिनों बाद में ये एक मजाक का सा विषय बनकर रह गया। A joke and a joy to all of us, हमारे लिए एक प्रकार से मजाक और सबके लिए खुशी थी। I remember तो मेरे को याद है, my friend Trover and I were talking about it a few days later, यानी मैं और मेरा फ्रेंड ट्रोवर कुछ दिनों पहले ही इस मैटर पर डिस्कशन कर रहे थे कि प्राइवेट पुलिस, जो कि एक बहुत बड़ा अधिकारी बनना चाहता था सेना में और बहुत मेहनत कर रहा था, लेकिन उसके बड़बोलेपन के कारण, बीच बीच में बोलने के कारण, जो कॉर्पोरल ट्रुनबुल था उसने उसको परमानेंट रसोइया बना दिया। प्लाटून जो कमांडर था उसको उसका नाम नॉमिनेट कर दिया। We were returning from the canteen to our own hut, तो लेखक कहता है कि जब मैं और मेरा दोस्त जो ट्रोवर था, हम दोनों जब कैंटीन से हमारे रूम में या हमारी हट में लौट रहे थे, वेल ट्रोवर रिमार्क्ड एज वी पास द कुक हाउस, जैसे ही हम कुक हाउस के पास से निकले तो जो कुक हाउस के पास से गुजरे तो जो मेरा फ्रेंड था ट्रोवर, उसने टिप्पणी की, आई रेकॉन द गीजर्स हैड हिज जॉब स्टॉप्ड फॉर ए बाइट। देखिए उसने कहा कि आई रेकॉन द गीजर्स, यानी कि विश्वास करना, एक व्यक्ति जो गॉब स्टॉप फॉर ए बाइट ओ, यानी कि एक व्यक्ति छोटी सी चीज के कारण कहां से कहां पहुंच जाता है। एक बड़ा अधिकारी बनने की आकांक्षा लिए हुए जो प्राइवेट पुलिस था, वो कुक हाउस में परमानेंट कुक बन गया। आई डिड नॉट आंसर, मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया, बट टुक हिज आर्म एंड पॉइंटेड टू द कुक हाउस, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ा और मैंने कुक हाउस की तरफ इशारा किया। थ्रू द ओपन डोर वी कुड सी द 3 cooks स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल एज इफ एट बे, और हमने देखा कि जैसे ही मैंने इशारा किया तो जो दरवाजा था कुक हाउस का, उस दरवाजे के अंदर से 3 जो भोजन पकाने वाले रसोइये थे, उनको दीवार के सारे हम खड़ा देख सकते थे। एज इफ एट बे, हताशा में खड़े हुए थे। एंड फ्रॉम विद इन कैम द मोनोटोनियस बीट ऑफ ए फेमिलियर वॉइस, और उनका जो नीरस स्वर था, जो उनका अच्छा नहीं लगने वाला स्वर था बातों का, उसमें से एक जानी पहचानी सी आवाज आई। रियली आई मस्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एबोमिनेबली अनसाइंटिफिक द अनहाइजेनिक मेथड ऑफ फिलिंग पोटैटोज। उसने कहा कि ये जो घृणित रूप से, देखिए यहाँ एबोमिनेबली का मतलब होता है घृणित रूप से, अनसाइंटिफिक का मतलब होता है अवैज्ञानिक, अनहाइजेनिक का मतलब होता है अस्वस्थता पूर्वक, और प्लीडिंग पोटैटोज का मतलब होता है आलू को छीलना। यानी कि ये जो तुम्हारा अस्वस्थता पूर्वक अवैज्ञानिक तरीके से घृणित रूप से आलू को छीलने का जो तरीका है, ये मुझे पसंद नहीं है। I need only draw your attention to the sheer waste of vitamin values we played. मैं तुम्हारा ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं इस तरफ कि ये जो इंपॉर्टेंट विटामिन है, कौन सा, आलू का छिलका, इस विटामिन को तुम वेस्ट कर रहे हो। और उसकी आवाज सुने और हम वहां से भाग गए। लेखक कहता है कि उसकी आवाज सुने और हम वहां से भाग गए। इसके आगे देखिए आप, इसके क्वेश्चन लिखिए। वो हो गया क्या 10 मिनट वाला? 10 मिनट थोड़ी हो गई अभी। अब देखिए आप इसको, इसके क्वेश्चन लिखिए आगे से, कल जो लिखे थे अपन उसके आगे से क्वेश्चन लिखिए। Who was Trunbul?
and what kind of man he was. What kind of man was he? हाँ, दूसरा क्वेश्चन देखिए. What equipment on Trunbull what equipment on did lecturer. इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 3. What happened giving his lecture on hand grenade? Question number 4. What punishment did Corporal Turnbull give to the professor for talking much?
Why did प्राइवेट पुलिस? ये 5 क्वेश्चन तो बेटा ये करने हैं, इसके बाद में इसके जो कंप्रेंशन क्वेश्चन है वो कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक ए स्क्रीनशॉट एंड टेल मी। कितने मिनट बचेंगे? चलने दो, मैं डिस्कशन कर लेता हूँ, कंटिन्यू करने दो। हाँ बेटा, इसके अलावा कोई डाउट्स हो तो वो पूछिए। देखिए ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर की थोड़ी सी मैं आपको थ्योरी बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी थ्योरी बता देता हूँ, तो तुम वो देखिए थ्योरी क्या है। थ्योरी इसकी ये है कि ये एक कोई सेना का ट्रेनिंग सेंटर है, और सेना का जो ट्रेनिंग सेंटर है उसमें जो नए जो सैनिक है वो प्रशिक्षण ले रहे हैं, और उसी के अंदर प्राइवेट पुलिस नाम का कोई व्यक्ति है जो बहुत कठोर परिश्रमी है, बहुत ज्यादा कठोर परिश्रम करता है। उसका एक सपना था। सपना क्या था? सपना ये था, सपना ये था कि वह सेना के अंदर कोई बड़ी पोस्ट लेना चाहता था। उसका सपना ये था कि वो सेना में कोई बड़ी पोस्ट लेना चाहता था, बड़ा पद लेना चाहता था, लेकिन और उसके लिए वो कठोर परिश्रम भी करता था। एक क्वेश्चन का भी ध्यान रखना बीच में, वो जो ट्रेनिंग था उसको मैनुअल लेता था, और मैनुअल लेने के बाद में फिर क्या करता था, उसको बाद में पढ़ता रहता था। कहने का मतलब नोट्स वगैरह बनाता था। इतना टैलेंटेड आदमी था कि आसमान में उड़ने वाले हवाई जो लड़ाकू जो विमान होते हैं, उनकी आवाज सुनकर बता देता था कि वो कौन सा विमान था या कौन सा विमान उड़ रहा था। इसके बाद में जब ट्रेनिंग शुरू हुई तो सबसे पहले तो सर्जेंट जो था उसने इनको लेक्चर दिया, तो उसने बीच में ही उसको करेक्ट किया। जब कॉर्पोरल टूनबुल ने इनको हैंड ग्रेनेड के ऊपर वह अपना भाषण दे रहा था, तो सबसे पहले आप कॉर्पोरल टूनबुल के बारे में ये बात जान लो कि वो जितने भी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले जो लोग थे, उनका एक प्रकार से देखा जाए तो हीरो था। लोग उसको हीरो की तरह मानते थे। और जब टूनबुल ने हैंड ग्रेनेड के ऊपर अपना एक लेक्चर दिया, उन बच्चों को या प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लोगों को उसने समझाया, तो बीच में क्या है कि उसको जो प्राइवेट पुलिस था, जो प्रोफेसर था, उसने उनको बीच में टोक दिया। और टूनबुल जो था वो काफी टफ व्यक्ति था, इस प्रकार का इनडिसिप्लिन वो पसंद नहीं करता था। तो जैसे ही उसने बीच में टोका तो वो उसके हाथ में जो ग्रेनेड था, उस ग्रेनेड को प्रोफेसर की तरफ फेंक दिया और कहा कि तुम ही दो इसके ऊपर स्पीच। हालांकि प्रोफेसर जो था वो वेल प्रिपेयर्ड था, उसने बहुत अच्छा जो स्पीच थी वो हैंड ग्रेनेड के ऊपर दी। सब लोग प्रभावित हुए उससे। हालांकि उसकी जो स्पीच थी उसमें किसी प्रकार की ग्रेनेड से संबंधित कोई छोटी छोटी चीजें छूटी नहीं थी, वो भी सारी चीजें वो जानता था, और जो टूनबुल था वो भी उसको समझ गया था। लेकिन टूनबुल को उसका बीच में बोलना अच्छा नहीं लगा, और बीच में बोलना अच्छा नहीं लगने के कारण टूनबुल को जो प्लाटून कमांडर था उसने ये कहा था कि ये जितने भी जो बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं, इनमें से किसी एक लड़के का नाम परमानेंट कुक हाउस के लिए नॉमिनेट करना था। मतलब कि आपको एक लड़के का ऐसा नाम बता देना जो परमानेंट कुक हाउस में काम करे। तो जब वो बीच में बोला तो कॉर्पोरल टूनबुल जो था उसने उस प्राइवेट पुलिस का नाम परमानेंट कुक हाउस के लिए नॉमिनेट कर दिया। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कठोर परिश्रमी था, जिसको बहुत अच्छी नॉलेज थी, जो लगभग हर फील्ड के बारे में सब कुछ जानता था, उस व्यक्ति को ज्यादा बोलना महंगा पड़ गया, इनडिसिप्लिन होना महंगा पड़ गया, और उसको टूनबुल ने एक ऐसी सजा दे दी कि वह आगे अधिकारी नहीं बन पाया, वो सिर्फ और सिर्फ कुक हाउस के अंदर एक कुक बनकर रह गया। तो ये इसका थोड़ा सा सार था, आप इसको एक बार देख लेना, और बाकी जो कल मिलते हैं
नए चैप्टर के साथ। स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट। हैंड ग्रेनेड का मतलब होता है हाथ से फेंकने वाला हथगोला। हैंड ग्रेनेड का मतलब होता है बेटा हाथ से फेंका जाने वाला हथगोला। ओके, और कोई? इस चैप्टर से क्वेश्चन का आंसर लिखने में दो चीजें और काम आई थी। एक तो इसमें सेगमेंट्स आया था, एक फ्रेगमेंट्स आया था। सेगमेंट्स और फ्रेगमेंट्स जिनका मतलब होता है टुकड़े, इससे उनको भी आप देख लेना। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग द मीटिंग।